हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सूर्यवंश का स्थापना यानी हुमायूं के बारे में सब कुछ जाने। और हुमायूं 1540 ईस्वी में क्या हुआ था कि दिल्ली के गद्दी छोड़कर भाग गया था। और उसके बाद दिल्ली में मुगल वंश के दरमियान ही एक नया वंश का स्थापना होता है जिसका नाम रहता है सूर्यवंश। यानी हम लोग इस वीडियो में सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे। और सूर्यवंश का स्थापना कब होता है? तो ये होता है 1540 से लेकर 1555 तक। क्या रहता है कि सूर्यवंश चलता है महज 15 साल। और इस वंश का स्थापना किनके द्वारा किया जाता है? तो इस वंश का स्थापना किया जाता है शेर शाह सूरी के द्वारा। और शेर शाह सूरी एक अफगानी थे, इसलिए सूर्यवंश भारत में सेकेंड अफगानी वंश कहलाता है। तो स्वाभाविक सा बात है, पहला अफगानी वंश कौन होगा? तो पहला अफगानी वंश होगा बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित किया गया वंश लोदी वंश। लोदी वंश पहला अफगानी होता है और सूर्यवंश होता है दूसरा अफगानी। यदि हम सूर्यवंश के रूलर के बारे में पढ़ें तो पहला हो गया शेर शाह सूरी, दूसरा हो गया इस्लाम शाह, तीसरा हो गया आदिल शाह, और चौथा हो जाता है मेरा सिकंदर शाह सूरी। और सूरी वंश में मुख्यतः मेरा फोकस यानी इस वीडियो में हम शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सूरी वंश में शेर शाह सूरी के बाद कोई और रूलर ऐसा नहीं होते हैं जो सूरी वंश को आगे कैरी करके चले। और सिकंदर शाह सूरी के समय में दो युद्ध होता है। वह युद्ध हम लोग जानते हैं, एक होता है मच्छीवाड़ा का और दूसरा होता है सरहिंद का। और दोनों युद्ध में यानी सूरी से मुख्यतः जो युद्ध होता है वो होता है सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद के युद्ध में क्या होता है, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में होता है। और हुमायूं इस युद्ध में क्या होता है, विजयी हो जाता है। और यहाँ से यानी यह युद्ध कब होता है? तो यह युद्ध होता है 1555 में। और 1555 में फिर से मुगल वंश का स्थापना कर देता है कौन? तो हुमायूं। जैसा कि हम लोग जाने कि शेर शाह सूरी वंश का एक ग्रेटेस्ट रूलर में से एक है। तो मेरा क्या है, सूरी वंश में हम शेर शाह सूरी को पढ़ रहे हैं। जैसा कि शेर शाह सूरी का जन्म कब होता है? तो डॉक्टर कनुंगो के अनुसार इनका जन्म होता है 1486 में। किने के अनुसार? तो डॉक्टर कानुंगो के अनुसार इनका जन्म होता है। ऐसे जन्म का ये सब कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसमें क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा है वह है 1486 में डॉक्टर कानुंगो के द्वारा जो दिया हुआ डेटा है। सो जैसे इनका जन्म के बाद इनके जो पिता होते हैं, उनके पिता का नाम होता है हसन। इनका पिता का क्या नाम होता है? हसन। और इनके पिता यानी हसन की 4 बीवियां थी। और जो सबसे बड़ी यानी जो सबसे पहली बीवी थी, उनसे सबसे बड़े बेटा का जो जन्म होता है वह है शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी का बचपन का जो नाम होता है वह होता है फरीद खां। यानी बचपन का नाम क्या होता है? तो फरीद खां होता है बचपन का नाम। जैसा हम लोग जानते हैं कि शेर शाह सूरी का प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यानी शिक्षा के लिए
वह जाते हैं जौनपुर। यह शिक्षा के लिए कहाँ पे जाते हैं? तो शिक्षा के लिए जौनपुर जाते हैं। जौनपुर महज 22 साल की उम्र में अपने पिता से मनमुटाव झगड़ा हो जाने की वजह से यह चले जाते हैं जौनपुर, और जौनपुर में 3 साल एकदम जम के पढ़ाई किए, और जम कर पढ़ाई करने के बाद यह मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाते हैं और आते हैं फिर से कहाँ पे? तो आते हैं बिहार वाले इलाका में। और उधर 3 साल में हसन को यानी इनके पिताजी को क्या होता है कि जागीर बनाया जाता है। किनका? तो जागीर बनाया जाता है। एक होता है ख्वासपुर का, दूसरा होता है सासाराम का, और तीसरा होता है हाजीपुर का। तो इसका जागीर बनाया जाता है किसको? तो हसन को। जब शेर शाह सूरी आते हैं तो जैसे अपने पिता की मृत्यु के बाद 1520 में हसन का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और हसन की मृत्यु के बाद फरीद खां क्या हो जाते हैं? फरीद खां को मिल जाता है जागीर। कहाँ कहाँ का? तो ख्वासपुर, सासाराम और हाजीपुर का। यह बात वहां के मंत्री मंडल में बैठे सदस्य को, नोबल को पसंद नहीं आता है। तो पसंद नहीं आता है तो इनके पीठ के पीछे यह सब षड्यंत्र चलने लगता है कि हम शेर शाह सूरी को यानी फरीद खां को किस प्रकार से मारे। तो यह बात जब फरीद खां को पता चलता है तो फरीद खां एक एक करके सारा नोबल को क्या करते हैं? मरवा देते हैं। और मरवाने के बाद यह सब मामला जब ज्यादा बढ़ जाता है तो यह अपने सारे जागीर को छोड़कर यह यहाँ से चले जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है फरीद खां का जो सक्सेसफुल जर्नी। तो हम लोग समझेंगे आगे क्या क्या हुआ। जैसा कि फरीद खां सारा जागीर को छोड़कर कहाँ चले गए? तो सारा जागीर को छोड़कर चले जाते हैं साउथ बिहार में। और साउथ बिहार में एक और अफगानी रूलर रूल करते हैं जिनका नाम रहता है बहार खां लोदी। यानी फरीद खां मिलते हैं किनसे? तो फरीद खां मिलते हैं बहार खान लोदी से। और बहार खान लोदी का यानी बहार खान लोहानी नाम रहता है इनका, बहार खान लोहानी। और बहार खान लोहानी का यह क्या बनते हैं? तो यह बनते हैं बॉडीगार्ड। यह इनका अंग रक्षक बनते हैं, अंग रक्षक बनते हैं। जैसे एक समय यह शिकार करने के लिए जाते हैं बहार खान लोहानी, और इनके ऊपर शेर का अटैक होता है, शेर का अटैक होता है। और इस अटैक में इनके साथ फरीद खां भी रहते हैं। और फरीद खां तलवार के एक ही वार में शेर को मार डालते हैं। तब से बहार खान लोहानी के द्वारा इनको शेर खां का टाइटल मिल जाता है, शेर खां का उपाधि मिल गया। किनको? फरीद खां को। किनके द्वारा? तो बहार खान लोहानी के द्वारा। 1528 में और यह घटना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनके जीवन का कि बहार खान लोहानी अपने बेटा का मेंटोर बना देते हैं। किनको? फरीद खां को। और जितने भी साउथ बिहार में राजकीय काम होता है तो वह सारा राजकीय काम किनके देख रेख में होता है? तो यह सारा का सारा राजकीय काम फरीद खां की देख में होता है। जैसे 1528 में क्या हो गया? बहार खान लोहानी का मृत्यु हो गया, यानी बहार खान लोहानी मर गए। तो मर गए तो सारा काम कौन कर रहे थे? फरीद खां। यानी साउथ बिहार का कंट्रोल किनके ऊपर आ गया? तो साउथ बिहार का कंट्रोल आ जाता है, साउथ बिहार का कंट्रोल किनके ऊपर आ जाता है? तो कंट्रोल आ जाता है फरीद खां के ऊपर। कंट्रोल कौन करते हैं? तो कंट्रोल करते हैं फरीद खां। फरीद खां के ऊपर कंट्रोल आ गया भाई। अब इसके बाद 1529 का घटना को समझते हैं। 1529 में
एक फेमस बैटल होता है जिसको हम लोग बाबर में जब मुगल वंश को पढ़ रहे थे तो बाबर वाला वीडियो में कवर भी किए हैं। जैसा होता है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और घाघरा के युद्ध में एक तरफ होता है बाबर और दूसरे तरफ होता है मोहम्मद लोदी, मोहम्मद लोदी। और मोहम्मद लोदी को सपोर्ट कौन करता है? तो मोहम्मद लोदी को सपोर्ट करता है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जब सपोर्ट करता है, हालांकि इस युद्ध में बाबर जीत जाता है, इस युद्ध में बाबर जीत जाता है, लेकिन शेर शाह सूरी इसी युद्ध के बाद प्रण लेता है कि हम एक दिन मुगलों को यहां से भगाएंगे। और यह घटना वह करता भी है। जैसे घाघरा के युद्ध के बाद इसके बाद आता है घटना 1534 का। शेर शाह सूरी 1534 में, जैसे 26 दिसंबर 1530 में बाबर का मृत्यु हो जाता है और उस मृत्यु के बाद 29 दिसंबर को नया रूलर के रूप में आता है हुमायूं। और हुमायूं को शासक बनने के बाद हुमायूं किधर कंट्रोल करने के ऊपर सोचता है? सबसे पहले तो हुमायूं कंट्रोल करने के ऊपर सोचता है पहले ये इधर वेस्ट में, यानी गुजरात वाला इलाका में, उसके बाद राजस्थान वाला इलाका में। लेकिन इसी के कंटेम्परेरी जो शेर शाह सूरी था वह 1534 में असम और बंगाल वाले इलाका को अपने में मिलाना शुरू करता है। और 1534 में एक बैटल लड़ा जाता है, बैटल ऑफ सूरजगढ़, बैटल ऑफ सूरजगढ़। सूरजगढ़ का युद्ध होता है किसके किसके बीच में? तो यह युद्ध होता है, एक तो हो गया शेर शाह, एक हो जाता है शेर शाह और दूसरा होता है मोहम्मद शाह। और यह मोहम्मद शाह होता है बंगाल का उस समय रूलर होता है। जब मोहम्मद शाह को यह क्या करता है? पराजित कर देता है, तो मोहम्मद शाह के ऊपर क्या करता है? यह लगाता है टैक्स और बोलता है कि आपको 13 लाख रुपीज क्या करना है? पर एनम आपको भेजना है मेरे पास। और मोहम्मद शाह इसमें बोलता है कि ठीक है हम देंगे। इसके बाद हम लोग दो बैटल को जानेंगे। एक होता है 1538 में, सॉरी 1539 में, और हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा में किस नदी के किनारे होता है? तो यह होता है कर्मनासा नदी के किनारे। किसके किसके बीच में? तो एक तरफ होता है हुमायूं, एक तरफ होता है हुमायूं और दूसरा तरफ होता है शेर शाह। और इस युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से पराजित करता है। कौन? तो बुरी तरह से पराजित करता है शेर शाह। नेक्स्ट इसके एक साल के बाद 1540 में एक और बैटल होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ कन्नौज। और इस बैटल ऑफ कन्नौज में, इसी को विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, यह फिर से होता है हुमायूं और शेर शाह के बीच में, शेर शाह के बीच में। और इस युद्ध में शेर शाह हुमायूं को बुरी तरह से पराजित करता है। और हुमायूं इसी युद्ध के बाद क्या करता है? छोड़ के कश्मीर के रास्ते से कहा जाता है अमरकोट राजा बीरसाल के पास। जैसे इस युद्ध के बाद 1540 में एक नया वंश का स्थापना कर देता है शेर शाह सूरी। और जब यह स्थापना किया तो इसका कुछ कुछ प्रशासनिक कार्य किया। जैसे सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि उस समय बंगाल बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, तो बंगाल को वह छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। एक को बांटता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे बांटता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बांटा जिसका नाम देता है सरकार, और एक को बांटता है तहसील लेवल पे जिसका नाम रहता है परगाना। और सबको कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर को बनाता है,
और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर 2 ऑफिसर होते हैं। एक होते हैं सिकदारान और दूसरा मुंसिफान। और उधर परगाना को कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर को बनाता है। जैसे पहला ऑफिसर का नाम हो गया सिकदार और दूसरा मुंसिफ। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं उनका जो पोस्ट रहता है, नाम रहता है सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। और तहसील लेवल पे जो रहते हैं ऑफिसर, उनको नाम रहता है सिकदार और मुंसिफ। इसके बाद 1544 का हम बात करेंगे। 1544 में युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। और इस गिरी सुमेल के युद्ध में क्या होता है, इधर से पहले समझेंगे इस बात को। गिरी सुमेल के युद्ध में मारवाड़ का शासक होते हैं मालदेव। और मालदेव के 2 सेनापति होते हैं। एक का नाम होता है जैता और दूसरा का नाम होता है कुंपा। और इधर से कौन होते हैं, तो इधर से हो गए शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी इस युद्ध को हालांकि जीतने में कामयाब होते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर दिल्ली की बादशाहत खो बैठता। इसी युद्ध के दरमियान वह कहते हैं। फिर बात होता है, हम जैसे समझेंगे 1545 का, यह कलिंजर का युद्ध करते हैं। कलिंजर का युद्ध। और कलिंजर के युद्ध के दरमियान में उक्का मिसाइल को फायर करते समय, उक्का मिसाइल को फायर करते समय खुद से, मतलब उस उक्का मिसाइल को फायर करते हैं और फायर करने के दरमियान में ही इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और 22 मई, यह कब का घटना है, 22 मई 1545 का घटना है। 22 मई 1545 को क्या हो जाते हैं, यह शेरशाह सूरी मर जाते हैं। इनको महज 5 साल का समय ही मिल पाता है रूल करने का, लेकिन 5 साल के पीरियड में ही यह एक ऐसा कार्य कर देते हैं जिसका फायदा मुगलों के द्वारा उठाया जाता है। मतलब यह एक प्लेटफॉर्म को तैयार करके गए थे। समझेंगे कि सबसे पहले यह क्या क्या किए थे। तो सबसे पहले इनके द्वारा किए गए कार्य को देखें तो जीटी रोड का निर्माण करवाए थे ये, यानी शहरों को, मुख्य शहर को छोटे छोटे कस्बों से जोड़ने के लिए यह सड़क का कार्य इनके दिमाग का ही उपज था। और यह ग्रैंड ट्रैक रोड बनवाते हैं। क्या, जीटी रोड। और यह कहां से कहां तक था, तो यह कोलकाता से लेकर पेशावर तक था। कहा जाता है कि NH1 और NH2 से भी ज्यादा लंबा है। NH1 और NH2 से भी ज्यादा लंबा था जीटी रोड। हम देखेंगे NH1 कहां से कहां तक है। तो NH1 है दिल्ली टू आगरा,
और NH2 कहां से कहां तक है? तो NH2 है दिल्ली टू कोलकाता, यहां यानी कोलकाता से लेकर यह पेशावर तक था, पेशावर पाकिस्तान में है। उसके बाद दूसरा, यह रोहतास का किला बनवाए थे, रोहतासगढ़ का किला बनवाए। यह झेलम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे है रोहतासगढ़ का किला। ऐसा समझते थे जैसे यह रूल करने के लिए जब शासक बने तो यह मुगलों के ऊपर, मुगलों से होने वाला सारा इन्वेजन को रोकना चाहते थे। और यह जानते थे कि यह इन्वेजन सारा कहां से होता है? तो यह होता है खैबर पास से, खैबर दर्रा से ही यह इन्वेजन होता है। तो खैबर दर्रा के पास ही झेलम नदी के किनारे यह एक किला बनाए थे, रोहतासगढ़ का किला। और यह किला में लगभग 50,000 सूरी सैनिक, अफगानी सैनिक को हमेशा तैनात करके रखते थे। इतना जबरदस्त इनका पॉलिसी था। उसके बाद जीटी रोड के दरमियान में ही प्रत्येक 2 कोस पे सराय का निर्माण करवाते थे, सराय का निर्माण कराते थे। और कहा जाता है इनके समय में टोटल 1700 सराय था, सराय का निर्माण करवाते हैं। सराय मतलब धर्मशाला का निर्माण करवाते हैं। इसके बाद यह सिक्का चलाते हैं और एक चलाते हैं चांदी का और दूसरा चलाते हैं तांबे का। और चांदी के सिक्के को रुपया कहते हैं, जो अभी भी भारत का करेंसी है। और तांबे के सिक्के को हम लोग उस समय यानी दाम कहा जाता था, दाम कहा जाता था। भूमि सुधार के लिए यह क्या किए थे कि भूमि सुधार के लिए जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से, जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से यह एबोलिस्ट किए थे। जैसे पहले क्या होता था? पहले होता था कि यह है खेत और यहाँ पे काम कर रहे हैं किसान, बीच में होता था जमींदार, और जमींदार टैक्स देता था किसको? तो देते थे राजा को। तो यहाँ से लिए सपोज किए कुछ ज्यादा, अपने में कुछ रखते और फिर राजा को कुछ देते। तो बीच में किसान के ऊपर टैक्स क्या होने लगा था? बढ़ने लगा था। तो इस चीज को कम करने के लिए यह बीच में जमींदारी सिस्टम को यानी जमींदार को हटा दिए और किसान को कहें कि जितना आपका उपज होगा उसका 1/3 आपको मुझे देना है। कितना देना है? तो 1/3 मुझे, मतलब आप मुझे दीजिएगा। जमींदारी भूमि सुधार के लिए यह भूमि को मापने के लिए मेजरमेंट का यूनिट भी चलाए थे, मेजरमेंट का यूनिट भी चलाए थे। कहा जाता है कि जितने भी कार्य हुआ शेरशाह सूरी के समय में, जैसे कार्य मतलब जितने भी सेना को भर्ती करना या कुछ भी न्याय संबंधित जो काम किया जाता था, तो जुडिशरी सिस्टम के बारे में, तो सारा काम यह खुद अपने देख रेख में करते थे। प्रत्येक बुधवार को शाम के समय में बैठक होती थी और इस बैठक के दरमियान सारे लोग आकर आते सुनाते, जो भी मुकदमा रहता, मुकदमा सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किए थे कौन? गांव लेवल पे, तो ये शेरशाह सूरी। उसके बाद इन्होंने अपना मतलब मकबरा खुद बनाया। कहने का मेरा मतलब ये है कि जीते जी ही इन्होंने अपना मकबरा बनाया। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा शासक था जो जीते जी अपना मकबरा को बनवाया? तो वह थे सूरी वंश का शेरशाह सूरी। और इनका मकबरा कहाँ पे है? तो इनका मकबरा है बिहार का सासाराम में, सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा। और इसके बाद कोई भी ऐसा रूलर नहीं है जो सूरी वंश को बहुत ज्यादा दिन तक कैरी करके रखे, आगे चलाते रहे। और हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ लिए हैं, जो सिकंदर शाह सूरी से लड़ाई करके फिर से मुगल वंश का स्थापना करता है। लेकिन इसी के समय में एक हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू को हम लोग पढ़ते हैं, जो आदिल शाह का क्या था? ये बॉडीगार्ड के रूप में था। और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे
हेमचंद्र विक्रमादित्य को जब हम लोग अकबर को पढ़ेंगे तब। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आपको यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।